हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम फिर आ गए हैं, तो जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाइए जिससे क्लास जल्दी से स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों आप लोग मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका परीक्षा जल्द ही होने वाला है। तो अब आप लोग जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपका अच्छा अंक आएगा। तो अब आप सब काम पीछे छोड़कर अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम आ गया है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपका अच्छा नंबर आएगा। तो जल्दी से सबके पास सेशन को शेयर करिए जिससे सभी यहाँ पे जुड़ सकें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण मैं बीच बीच में क्लास नहीं ले पाता हूँ, लेकिन अब कोशिश करूँगा कि नेटवर्क प्रॉब्लम ना रहे, उसका व्यवस्था हो गया है। तो प्लीज़ अब सबके पास सेशन शेयर करिए। अब डेली क्लास होगा और अब डेली आपको तैयारी कराई जाएगी। तो आज मैं केमिस्ट्री का महाभंडारा कराने वाला हूँ। यहाँ पर आज सवालों का जो है वो एकदम भंडारा होगा। तो आप कापी पेन लेकर बैठ जाइए, अच्छे से पढ़िए और जो भी नहीं जुड़े हों सबको जोड़िए, जल्दी सबके पास सेशन शेयर करिए। तो चलिए मैं आपका पहला क्वेश्चन देता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके लिए आज का है क्वेश्चन नंबर 1, लैंथेनाइड संकुचन। लैंथेनाइड, पहले लैंथेनाइड क्या होते हैं? लैंथेनाइड क्या होते हैं? ठीक है, आपका ऑप्शन है पहला यस ब्लॉक के तत्व, यस ब्लॉक के तत्व। दूसरा है आपके लिए ऑप्शन पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व। तीसरा है ऑप्शन आपके लिए डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व। और चौथा ऑप्शन है आपके लिए एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर दीजिए। लैंथेनाइड क्या होते हैं? एस ब्लॉक के तत्व, दूसरा है पी ब्लॉक के तत्व, तीसरा है डी ब्लॉक के तत्व और चौथा है एफ ब्लॉक के तत्व। जल्दी से सब लोग बताइए, हमको आंसर करिए कमेंट में, जल्दी से बताइए। सबके पास जल्दी जल्दी सेशन को शेयर करिए जिससे क्लास तुरंत स्टार्ट हो सके और सब लोग यहाँ पे जुड़ सके और सबको यहाँ पर आज बता दीजिए। आज यहाँ पर सवालों का एकदम भंडारा होगा। तो दोस्तों लैंथेनाइड क्या होता है? जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं इनको लैंथेनाइड श्रेणी भी कहा जाता है, इनको लैंथेनाइड के तत्व भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा तीसरा, लैंथेनाइड के तत्व। ठीक, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम है। ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम है, एंजाइम है। ठीक है, आपके यहाँ पर ऑप्शन है पहला इनवर्टेज, इनवर्टेज। दूसरा है जाइमेज, दूसरा है जाइमेज। तीसरा है लैक्टेज, तीसरा ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर लैक्टेज। और चौथा ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर है ए सभी, ए सभी। तो जल्दी जल्दी आप लोग बताइए हमको कौन सा यहाँ पे एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों हम जानते हैं ग्लूकोज जो होता है इसका फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। ठीक है, यह एथिल एल्कोहल में कब परिवर्तित होता है? जब यहाँ पे एक एंजाइम होता है जाइमेज, जाइमेज जब यहाँ पे एक एंजाइम होता है तो किसमें बदल जाता है 2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस एनर्जी निकलती। ठीक है, तो यहाँ पर जाइमेज जो होता है वह ग्लूकोज को, जाइमेज ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में, एथिल एल्कोहल में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, उसमें बदल देता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? यह क्रिया किण्वन कहलाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक के साथ एक फ्री मिलेगा, यह क्रिया किण्वन कहलाती है। ठीक है,
तो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम कौन सा हुआ? जाइमेज। ठीक है, जाइमेज आपका ऑप्शन नंबर 2 सही। इसमें यहाँ पे क्या होगा? जाइमेज क्या होगा? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदल देता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? किण्वन कहा जाता है, या इसको अनाक्षी श्वसन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है। लैंथेनाइड संकुचन के कारण, लैंथेनाइड संकुचन के कारण, लैंथेनाइड संकुचन के कारण पश्चलैंथेनाइडों में, पश्चलैंथेनाइडों में, पश्चलैंथेनाइडों में क्या होता है? क्या होता है मतलब जो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, लैंथेनाइड संकुचन होता है, इससे जो पीछे के जो तत्व होते हैं डी ब्लॉक में, मतलब जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है, उसमें क्या परिवर्तन होता है? यहाँ पे पहला ऑप्शन है आयनिक त्रिज्या अधिक हो जाती है। आयनिक त्रिज्या अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है। दूसरा है आयनन ऊर्जा अधिक हो जाती है, आयनन ऊर्जा अधिक हो जाती है। तीसरा है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे है, तीसरा ऑप्शन है घनत्व ज्यादा हो जाता है, घनत्व ज्यादा हो जाता है, घनत्व ज्यादा हो जाता है। और चौथा है ये सभी। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपके प्रश्नों को यहाँ पर एक बनाया हूँ, मैं आपको यहाँ पर एक प्रश्नों का सारा बनाया, मैं आपको बनाया हूँ यहाँ पर मॉडल पेपर, उसी में आपको यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी आप लोग सॉल्व करिए, इसके बाद मैं आपको यहाँ पर इसका दे दूंगा, आप लोग यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, पहले आप लोग इसको पढ़िए। ठीक है, तो लैंथेनाइड संकुचन के कारण पश्चलैंथेनाइडों में क्या होता है? आयनिक त्रिज्या अधिक हो जाती है, आयनन ऊर्जा अधिक हो जाती है, घनत्व ज्यादा हो जाता है, और ये सभी हो जाता है। लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि वहां पर नाभिकीय आवेश, प्रभावी परमाणु नाभिकीय आवेश जो होता है, मतलब नाभिक में आवेश बढ़ने के कारण क्या होता है, इसकी जो लैंथेनाइड होते हैं इनकी त्रिज्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है, मतलब इनका आकार संकुचित हो जाता है, इनकी त्रिज्या संकुचित हो जाती है, इसी को कहा जाता है लैंथेनाइड संकुचन। तो लैंथेनाइड संकुचन में क्या होता है? इनकी आयनिक त्रिज्या कम हो जाती है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कम होगा, यहाँ पर कम होगा। ठीक है, तो जो लैंथेनाइड संकुचन होता है, इससे क्या होगी? इनकी आयनिक त्रिज्या कम हो जाएगी, या इनकी जो परमाणु त्रिज्या होती है ये भी क्या होती है? ये भी यहाँ पे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन पहले तो सही हो गया, मतलब लैंथेनाइड संकुचन के कारण होगा क्या? आपकी आयनिक त्रिज्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जब प्रभावी परमाणु नाभिकीय आवेश बढ़ेगा नाभिक में, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा आकर्षक बल से खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आकर्षित होंगे, तो यहाँ पर कोष क्या होगा? यहाँ पर इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब त्रिज्या क्या होती है? नाभिक से बाहरी कोष की दूरी जो होती है, नाभिक से सबसे बाहरी कोष जो होता है, मतलब सबसे बाह्यतम कोष जो होता है, इसकी दूरी क्या कहलाती है? उसकी परमाणु त्रिज्या। और आयन के केस में क्या हो जाएगी? आयनिक त्रिज्या हो जाएगी। तो एक चीज तो क्लियर हो, इसकी आयनिक त्रिज्या कम हो जाती है। अच्छा, जब आयनिक त्रिज्या कम हो जाएगी, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक के और पास आ जाएगा, तो नाभिक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अधिक बल से खींचेगा, क्योंकि नाभिक जो होता है सभी इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल लगाता है, और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होते हैं उस पर आकर्षण बल ज्यादा होता है। तब जब इलेक्ट्रॉन, जब इसकी त्रिज्या कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन नाभिक के और पास आ जाएंगे, तो नाभिक इस पर ज्यादा बल लगाएगा। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। कहने का मतलब आयन ऊर्जा क्या होती है? किसी भी परमाणु को आयन में बदलने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह आयन ऊर्जा कहलाती है। हम इसको यूं कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है वही आयन ऊर्जा होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आ जाएगा और अधिक पास आ जाएगा, तो क्या होगा?
नाभिक इस पर ज्यादा बल लगाएगा इस इलेक्ट्रॉन पर, तो अगर हमको इधर इसको रिमूव करना है, इसको बाहर निकालना है, तो ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसकी आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। अब घनत्व ज्यादा हो जाता है। देखिए घनत्व क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में जितना परमाणु होता है, जितना अणु होता है, वो इसका घनत्व होता है। तो जब इसमें लेंथेनॉइड संकुचन होगा तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए यही है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये नाभिक है और उसके बाह्यतम कोश की दूरी मान लीजिए 0.1 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। इस परमाणु की परमाणु त्रिज्या कितनी है, 0.1 एंगस्ट्रॉम। कहने का मतलब नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी कितनी है, 0.1 एंगस्ट्रॉम। जब इसमें लेंथेनॉइड संकुचन होगा तब क्या होगा, एक कोश क्या होगा, कुछ और इधर संकुचित हो जाएगा, कहने का मतलब कुछ नाभिक के पास और चला आएगा। तब क्या होगा, अब इसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही रहेगी। तो कहने का मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, तो इसका घनत्व क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन क्या होगा, ए सभी, यही आपका सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या है, चौथा ए सभी सही है, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग कुछ 10 से पढ़िए, अगर आपको नहीं आता तो कमेंट में जो भी आपका डाउट हो कमेंट में बताएं, और जल्दी सबके पास सेशन को शेयर करें जिससे सभी लोग इसका आनंद ले सकें, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पृष्ठ रसायन से। आपका पृष्ठ रसायन से आपका अगला क्वेश्चन। चलिए अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपके लिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूँ आपको क्वेश्चन, ठीक है। सिद्ध कीजिए, आपको क्वेश्चन लिखिए, सिद्ध कीजिए प्रथम कोट की अभिक्रिया, को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय, अर्धक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है, ठीक है। कहने का मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया है, इसका 3/4 पूर्ण करने में लगा समय इसका आधा पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। कहने का मतलब T3/4 इज इक्वल टू T1/2, इसके 2 गुने की, यही हमको सिद्ध करना है, ठीक है। हमको सिद्ध क्या करना है कि 3/4 पूर्ण करने में लगा समय आधा पूर्ण करने में लगे समय के 2 गुने के बराबर होता है। मतलब 3/4 पूर्ण करने में लगा समय आधा पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को नोट करिए तुरंत, इसके बाद मैं आप लोग हल करिए, मैं भी आपका हल करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो हमको यहाँ पर ये सिद्ध करना है, ठीक। चलिए हम यहाँ पर सिद्ध करते हैं। मैं क्वेश्चन को यहाँ पर मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो को रोक कर क्वेश्चन को लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं जो भी दिखाता हूँ आप लोग उसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। इससे आपको आसानी होगी, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन आपको हल करवा रहा हूँ बोर्ड में संभावित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले बताइए प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए उसका अर्धायु का क्या व्यंजक होता है, बताइए। यहाँ पर होता है क्या, K बराबर होता है 2.303 अपॉन T इंटू log A/A-x, ठीक है। हम जानते हैं प्रथम कोट के लिए व्यंजक यही होता है, ठीक है। जहां पर
टी क्या है, अर्धायु होता है, ए क्या है उसकी प्रारंभिक मात्रा होती है, और यक्स क्या है जो टाइम बीतता मतलब अर्धायु या जितनी भी अवधि रहे उसके बाद जो मात्रा उसकी बची होती है वो होती है यक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि हमको सिद्ध करना है कि टी 3/4 इज दो गुना किसके है, टी हाफ के, मतलब आधा पूर्ण करने में रिएक्शन को आधे पूर्ण करने में लगे समय का कितना है, 2 गुना होता है, हमको यही सिद्ध करना है। ठीक है, तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए यही वेग व्यंजक यही होता है। ठीक है, तो 2.303 अपान टी लॉग ए अपान ए माइनस यक्स होता है, जहां पर ए क्या है प्रारंभिक मात्रा और यक्स क्या है समय के पश्चात जितनी मात्रा उसकी बची हुई है वही मात्रा है। ठीक है, तो चलिए हम बताइए जैसे कोई वस्तु है वह प्रारंभिक उसकी मात्रा कितनी होगी, 100% होगी, क्योंकि जो भी वस्तु होगी अगर उसका अर्धाव नहीं हुआ मतलब उसकी प्रारंभिक मात्रा कितनी होती है प्रत्येक वस्तु की, 100% होती है। तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए हमें कहा क्या गया है 3/4 पूरा करने में, मतलब जब अभिक्रिया 3/4 पूरा हो जाती है मतलब इसका तिहाई पूरा हो जाती है, जब अब इसकी मात्रा 100% है तो जब इसका तिहाई पूरा हो जाएगा तो बचेगा कितना, 1/4। कहने का मतलब 100 का 1/4 कितना होगा, 100 का 1/4 होगा 25। ये हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इस अवक्रिया 3/4 पूरा हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर यक्स का मान कितना हो जाएगा, अब इसके लिए 100 का तिहाई कितना होगा, 100 का तिहाई कितना होगा, 75 होगा। ठीक है, क्योंकि आप देखिए 3/4 दिया है मतलब 4 मतलब पूरे पूरे का तिहावा भाग, अगर पूरा पूरा हम 100 मान रहे हैं इसका तिहावा क्या होगा, इसका तिहाई क्या होगा, 75 होगा। ठीक है, चलिए हम इसको यहाँ पर फार्मूले में रखते हैं, ए बराबर 100 और एक्स बराबर 75 समझ में आया। ए क्या उसकी प्रारंभिक मात्रा 100% होगी और इसकी अभिक्रिया 3/4 पूरा हो गई है मतलब तिहावा पूरा हो गई है, तो यहाँ पर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। इस फार्मूले में रखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के बराबर 2.303 अपान टी, अब टी कितना है 3/4 मतलब 3/4 पूरा करने के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग ए का मान 100, ए का मान 100 और यहाँ पर यक्स का मान कितना है 25 है, तो यहाँ पर के बराबर क्या हो जाएगा 2.303 अपान टी बाई 3/4 लॉग 100 अपान 100 में से 75 गए 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इधर लाओ, इसको इधर यहाँ पर पक्षांतर करो, 3/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपान के लॉग, यहाँ पर इसको काटिए 4 आएगा log 4। ठीक है, तो यहाँ पर t3/4 का मान कितना मिला, log 4 मिला। इसको आप लोग नोट करिए, इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम टी हाफ का मान निकालेंगे, क्योंकि वह हमें सिद्ध करना ना आधे का 2 गुना होता है t3/4, तो हम टी हाफ का मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा रहे हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा t3/4 का मान कितना आया था। चलिए अभी हम बताएं कि कोई वस्तु इसकी प्रारंभिक मात्रा कितनी होती है, 100 होती है। अब हम टी हाफ निकालेंगे मतलब आधा पूरा होने में, जब आधा पूरा हो जाएगा किसी वस्तु की आधी मात्रा खत्म हो जाएगी तो कितनी बचेगी, आधी बचेगी, तो 100 में से आधा का 100 का आधा कितना होगा 50 होगा, तो यहाँ पर यक्स का मान कितना आया 50 आया। ठीक है, अब इस फार्मूले में रखिए के बराबर क्या हो जाएगा t.303 अपान टी, यहाँ पर अब क्या होगा हाफ होगा मतलब इसके आधे के लिए हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर लॉग इस फार्मूले से रख रहे हैं, यहाँ पर ए का मान कितना है 100 अपान 100 माइनस एक्स का मान यहाँ पर कितना है 50 है, 50 है यहाँ पर 50। ठीक है, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा के बराबर 2.303 टी हाफ लॉग 100 अपान 100 में से 50 के 50। ठीक है, अब इसको काटिए इसको, तो के बराबर हो जाएगा t.2.303 अपान टी हाफ लॉग 2।
इसको यहाँ पर पक्षांतर करिए, टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा 2.303 अपान के लॉग 2। ठीक है, तो टी 3/4 का मान कितना आया था 2.303 अपान के लॉग 4, और टी हाफ का मान कितना आया है 2.303 अपान के इंटू लॉग 2। ठीक है, नोट कर दिए। चलिए उसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लीजिए हम इक्वेशन मान रहे हैं सेकंड। हम बार बार करें, आप लोग कापी पेन निकाल कर उसमें हल करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अधिकतर परीक्षाओं में पूछा गया। चलिए हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, ऊपर वाला मिटा रहे। देखिए हमको टी 3/4 का मान कितना मिला था 2.303 अपान के लॉग 4, और इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब अभी हमें टी हाफ का मान कितना मिला है 2.303 अपान के लॉग 2। ठीक है, यहाँ पे मिला, इसको मान लीजिए फर्स्ट को सेकंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से भाग देने पर, इसका दोनों में भाग दो, सेकंड का फर्स्ट में भाग दो, क्या हो जाएगा जब हम सेकंड का फर्स्ट में भाग देंगे तो यहाँ पे निकलेगा क्या, देखिए यहाँ पे होगा क्या टी 3/4 इक्वल टू 2.303 अपान के लॉग 4। इसमें किसका भाग दे रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट का, मतलब टी 1/2 इक्वल टू 2.303 अपान के लॉग 2। तो यहाँ पे देखिए 2.303 अपान के 2.303 अपान के दोनों में कॉमन है, इसको हम काट देंगे तो बचेगा क्या टी 3/4 अपान टी 1/2 इक्वल टू लॉग 4 अपान लॉग 2। ठीक है, अब यहाँ पे log 4 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टी 3/4 अपान टी 1/2। अब यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे देखिए log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 हमने कॉमन किया तो हो जाएगा 2 log 2 अपान log 2। तो log 2 से कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर बचेगा क्या टी 3/4, दिख रहा आपको नीचे तक, ठीक है, टी 3/4 अपान टी हाफ इक्वल टू कितना बचा है 2। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर देखिए, अब आप लोग टी 3/4 अपान टी 1/2 इक्वल टू 2 बचा है, तो टी 3/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा टी 1/2 इंटू 2। ठीक है, यह सिद्ध हुआ कि 3/4 अभिक्रिया को पूरा करने में लगा समय आधा अभिक्रिया को पूरा करने में लगा समय का 2 गुना होता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक कर आप लोग नोट कर लीजिए, और जहां पर ना समझ में आया हो कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिए। ठीक है, तो जल्दी सबके पास सेशन शेयर करिए, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक कराता हूँ, शायद आप लोग करे होंगे। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.29 ग्राम 0.29 ग्राम कार्बनिक यौगिक को कार्बनिक यौगिक को 5.8 ग्राम बेंजीन 5.8 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। यौगिक का अणुभार ज्ञात करो। यौगिक का
अणुभार ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर बेंजीन के लिए KF दिया है कितना, 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोल। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इसको पढ़े होंगे, हिमांक का अवनमन वाला है। ठीक है, ये हिमांक का अवनमन वाला है। तो जल्दी से इसको आप लोग सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए, आपका आंसर कितना आया है। तो जल्दी से आप लोग इसका सॉल्व करिए और हमको बताइए इसका आंसर आपका कितना आया है। तो चलिए दोस्तों, मैं अरे कुछ लोग कह रहे हैं सर देखने, अरे भाई गाजर खाया कर। चलो अब देखिएगा, ठीक है। चलिए, फार्मूला होता है हिमांक के अवनमन का के लिए अणुभार निकालने का, m = 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपान डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। ये फार्मूला आपको याद होगा, ठीक है, मैंने पढ़ाया भी है। चलिए, यम क्या है, यहाँ पर अणुभार है। यम क्या है, अणुभार है। और KF का मान दिया है बेंजीन के लिए। और स्मॉल w क्या है, विलेय का भार है, विलेय का भार। और कैपिटल W क्या है, विलायक का भार, विलायक का भार है। और डेल्टा TF क्या है, हिमांक अवनमन है, या हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी। ठीक है, डेल्टा TF क्या है, हिमांक में अवनमन है, हिमांक में कमी है। तो चलिए, सब कुछ दिया है क्वेश्चन में, हम इसको रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस फार्मूले पे हम रखते हैं सब कुछ और देखते हैं कितना आता है। ठीक है, चलिए यम चलिए यम निकालना हमें अणुभार। तो इसके लिए हो जाएगा, इस फार्मूले में रखो 1000 गुणे KF का मान यहाँ पे दिया है 5 गुणे, यहाँ पे स्मॉल w का मान कितना दिया है, मतलब विलेय कौन है, यहाँ पर कार्बनिक यौगिक कोई विलेय है। तो यहाँ पर स्मॉल w का मान कितना दिया है, 0.29 ग्राम। ठीक है, अपान डेल्टा TF मतलब हिमांक में अवनमन, मतलब हिमांक में कमी। कितनी कमी हो रही हिमांक में, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की गुणे कैपिटल W क्या होगा, कैपिटल W मतलब विलायक का भार। यहाँ पर विलायक का भार कितना है, 5.8। इसी को हल करो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हल करो, इसका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर लगभग आएगा 166.6, अबाउट यही आएगा। जल्दी से इसका जोड़ घटा गुणा भाग करो तुम लोग, यहाँ पे इसका गुणा करो, फिर इसका काट दो, भाग कर दो। ठीक है, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में हल कराता हूँ। तो जल्दी से आपके पास सेशन को शेयर करो, जिससे सभी लोग इसको पढ़ सके। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडियस अभिक्रिया क्या है। मेंडियस अभिक्रिया, मेंडियस अभिक्रिया क्या है, इसको बताना है। ठीक है, चलो हम बताएं कि मेंडियस अभिक्रिया क्या है। जल्दी जल्दी सब लोग बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, मेंडियस अभिक्रिया क्या होती है। दोस्तों, हम जानते हैं जब हम किसी भी साइनाइड, एल्किल साइनाइड का रिएक्शन, एल्किल साइनाइड का जब हम अपचयन कराते हैं, इसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड एल्कोहल, सोडियम और एथिल एल्कोहल के उपस्थिति में जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे हमको एमीन मिलता है। एमीन, वो भी कैसा, 1 डिग्री का एमीन मिलता है। यही कहलाता है मेंडियस अभिक्रिया। ठीक है, चलिए एल्किल साइनाइड हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लिए यहाँ पर RCN, इसका रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, हाइड्रोजन के साथ, 4H इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम और C2H5OH, एल्कोहल के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे बनेगा क्या, RCH2NH2, ये क्या है, 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। यही है मेंडियस अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट रिएक्शन है, यहाँ पर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जब Rn डबल बॉन्ड C का जल अपघटन अम्लीय माध्यम में कराया जाता है, अम्लीय माध्यम में कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, जब RnC का जल अपघटन अम्लीय माध्यम में कराया जाता है। RnC क्या है? एल्किल आइसोसाइनाइड, और जब यही RCN होता तब इसको एल्किल साइनाइड पढ़ते हैं, और जब ये ऐसे हो जाए RnC हो जाए इसको क्या पढ़ते हैं? एल्किल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर क्या है? एल्किल आइसोसाइनाइड है। चलिए, इसका जल अपघटन हमें कराना है किसके प्रेजेंस में? अम्लीय माध्यम में हमें इसका जल अपघटन कराना है। तो चलिए हम इसका जल अपघटन करा देते हैं। यहाँ पर हमने लिया RnC, ठीक है, एल्किल आइसोसाइनाइड। इसका हम जल अपघटन कराएंगे किसके प्रेजेंस में? अम्लीय माध्यम में, मतलब H+ में, H+ की उपस्थिति में। तो यहाँ पर बनता है RnH2 प्लस HCOOH बनता है। ठीक, इसका नाम क्या है? एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। और तो चलिए ये क्या मिला हमको? 1 डिग्री एमीन मिला, और इसका नाम क्या है? फार्मिक अम्ल मिला। ठीक, यहाँ पर देखिए एक चीज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एल्किल आइसोसाइनाइड में 2 कार्बन है, एक एल्किल वाला, एक ए वाला कार्बन, लेकिन इस एमीन में हमको सिर्फ एक ही कार्बन मिल रहा है, एल्किल वाला। तो ध्यान रखिएगा, जब हम एल्किल आइसोसाइनाइड का जलीय अपघटन कराते हैं तो उसमें जो एमीन मिलता है उसमें एक कार्बन क्या होता है? कम होता है। किससे? एल्किल आइसोसाइनाइड से। एल्किल आइसोसाइनाइड से एक कार्बन कम किसमें होता है? एमीन में। तो इसे आपको रिएक्शन ऐसे पूछ सकता है कि एमीन बनाने की वह विधि बताओ जिसमें क्या हो? अभिकारक से एक कार्बन कम एमीन में हो। तो ए वाला रिएक्शन आप लोग दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग बड़ी शिद्दत से क्लास देख रहे हैं, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जिससे सभी लोग इसका आनंद ले सकें। चलिए मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। दोस्तों, मैं जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चालकता सेल क्या होता है? भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चालकता सेल क्या होता है पूछता है 5 नंबर में, या 3 नंबर में भी पूछ सकता है। चालकता सेल क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, चालकता सेल जो होता है वह किसी भी विलयन के निश्चित आयतन में प्रतिरोध को मापने के लिए सेल होता है। ठीक है, किसी भी विलयन, इसे विलयन होगा, विलयन के निश्चित आयतन होगा इसका, इसमें प्रतिरोध को मापने के लिए, प्रतिरोध को मापने के लिए सेल होता है। ठीक है, इसी सेल को क्या कहा जाता है? चालकता सेल कहा जाता है। तो चालकता सेल आप लोग कैसे बता सकते हैं? किसी भी विलयन के निश्चित आयतन में प्रतिरोध को मापने के लिए एक सेल होता है, उसी को कहा जाता है चालकता सेल कहा जाता है। यह सेल क्या होता है? कांच का बना होता है। यह सेल ऐसे कांच का बना होता है। किसका बना होता है? कांच का बना होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड प्लेटिनम से लेपित होते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रोड क्या होंगे? प्लेटिनम से ऐसे लेपित होंगे और एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रखे रहते हैं। निश्चित दूरी पे क्या होते हैं? एक दूसरे से रखे रहते हैं। तो चालकता सेल क्या हुआ? यह किसी भी विलयन के एक निश्चित आयतन में प्रतिरोध को मापने के लिए एक सेल होता है। यह एक कांच का बना होता है। इसमें क्या होता है? प्लेटिनम से लेपित 2 इलेक्ट्रोड एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रखे रहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर लिखिएगा। चलिए, अब आपको मैं कुछ होमवर्क देता हूँ, इसको आप लोग करके आइएगा। वो आपका ऐसे प्रैक्टिस में कराऊंगा। पहले मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाद आपको मैं कुछ होमवर्क दूंगा। ठीक है, चलिए आपको आपका पहला होमवर्क है, आप लोग करके आइएगा, उनको आंसर बताइएगा। ठीक है, पहला है
हिमांक क्या होता है? हिमांक क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन है Mn डबल प्लस Mn ट्रिपल प्लस से ज्यादा अस्थाई क्यों होता है? ज्यादा अस्थाई क्यों होता है? ठीक, तीसरा क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं, इसको नोट करके जल्दी से आप लोग। तीसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं कि समन्वय संख्या क्या होती है? समन्वय संख्या क्या होती है? और चौथा डी उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक, और मैं आपको और देता हूं, ठीक है, और मैं आपका एक और देता हूं, ड्यूब कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। और मैं आपको पढ़ाया था जैव अणु, ठीक है, उसमें मैं आपको देता हूं प्रोटीन के एकलक का नाम। प्रोटीन का एकलक क्या होता है? ठीक है, ये 5 आपके लिए होमवर्क है, इसको आप लोग करके आइएगा जरूर, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट डे, आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, सहयोग करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, इससे मैं आपको अच्छे से और पढ़ा सकूं, क्योंकि आपके सपोर्ट करने से मैं अच्छे से पढ़ा सकता हूं। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितना भी सके इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुँचाइए, जिससे उनको फ़ायदा मिल सके। तो आपके लिए ज़रूर सूचना भी है, उसको मैं कल बताऊँगा, तो प्लीज़ कल का सेशन ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैं आपको एक ज़रूरी सूचना बताने वाला हूँ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं कल 8 बजे।